नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश, मोदी पर बरसी शिव कृपा। चुनाव के परिणाम आने के साथ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ चुकी है और ये दौड़ेगी ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में आशा से ज्यादा बेहतरीन परिणाम प्रस्तुत किए हैं, बेहतरीन परिणाम दिखाए हैं। और कहीं ना कहीं इन चुनावों के जो नायक हैं, जो महानायक हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके अथक प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में विजय प्राप्त की है। आपको याद होगा कि चुनाव के परिणाम आने के पहले नरेंद्र मोदी जी काशी विश्वनाथ के मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने गए, पुनः सोमनाथ के मंदिर में गए, वहां पर भी भगवान शिव की पूजा की। आखिर क्या था ऐसा जो भगवान शिव से मांगना चाहते थे? और अगर यही था कि चुनाव के परिणाम उनके पक्ष में आए, अगर यही था कि भोलेनाथ उनको चुनाव में अप्रत्याशित सफलता दें, तो यकीनन भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर बरस चुकी है। भोलेनाथ ने उनको विजय का वरदान जो दिया था वो सत्य रूप में प्रतिफलित हो गया है, वो सच हो गया है। आखिर क्या है नरेंद्र मोदी का शिव कनेक्शन? क्यों बार बार बाबा की शरण में जाते हैं? कभी पशुपतिनाथ, कभी सोमनाथ, कभी काशी विश्वनाथ और कभी कभी भगवान शिव के विशाल प्रतिमा का अनावरण भी करते हैं। मोदी का और भगवान शिव का कनेक्शन क्या है और कैसे नरेंद्र मोदी पर शिव जी की कृपा बरस गई है, इसको समझने के लिए पहले आपको नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को समझना होगा कि उनकी कुंडली की खास बातें क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की खास बातें, महत्वपूर्ण बातें दरअसल क्या हैं और क्या है इस कुंडली की खास बातों का नरेंद्र मोदी के साथ भगवान शिव के कनेक्शन का। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की है, राशि भी वृश्चिक है। लग्न भी वृश्चिक और राशि भी वृश्चिक। वृश्चिक राशि जल की राशि मानी जाती है, तो लग्न भी वृश्चिक है, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन भी वृश्चिक वाला है, राशि भी वृश्चिक है, वहां भी जल की राशि प्रधान दिखाई दे रही है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि दोनों ही 8वें नंबर की राशि मानी जाती है। लग्न भी 8वें नंबर का, राशि भी 8वें नंबर की। जिस तारीख को पैदा होते हैं 17 सितंबर को, उसका भी टोटल 1 और 7 8वां, यानी 8 नंबर यहां डोमिनेट कर रहा है। और 8 नंबर का मतलब होता ही है जिसके पास मंगल और शनि दोनों की ताकत हो, और वो ताकत इनके लग्न और राशि से दिखाई देती है। लग्न में चंद्रमा भी है और मंगल भी है। मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी स्वयं होता है। वृश्चिक राशि मंगल की अच्छी राशि मानी जाती है और मंगल वहां पर जाके बेहद मजबूत हो जाता है और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। चंद्रमा हालांकि वहां पे वृश्चिक में अगर चंद्रमा बैठे तो चंद्रमा को कमजोर मानते हैं, चंद्रमा को निगेटिव मानते हैं, और लग्न में ही चंद्रमा विद्यमान हो गया। एक पक्ष में तो ये ठीक है क्योंकि भाग्य का मालिक है, भाग्य का मालिक लग्न में बैठेगा तो भाग्य में बढ़ोतरी करेगा, भाग्य में विस्तार करेगा। लेकिन चूंकि चंद्रमा नीच राशि में बैठा है, इसीलिए चंद्रमा के नीच राशि में होने की वजह से इतनी मुश्किल तो जरूर है कि जीवन में बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। और जो फैमिली सुख वाला पार्ट है, जो पारिवारिक सुख वाला पार्ट है, वो चंद्रमा की वजह से कमजोर हो गया है। हालांकि चंद्रमा और मंगल दोनों लग्न में बैठे हैं, चंद्रमा का नीचत्व भंग हो रहा है और चंद्रमा मंगल का राजयोग भी उनके लग्न में दिखाई देता है। ज्योतिष में इसको लक्ष्मी योग कहा जाता है। चतुर्थ भाव, चौथा खाना, जिसको जनता का भाव भी कहते हैं, प्रसिद्धि का भाव भी कहते हैं, सेटलमेंट का भाव भी कहते हैं और पारिवारिक सुख का भाव भी कहते हैं, वहां पर विद्यमान है बृहस्पति। ज्योतिष का एक नियम है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठता है उस भाव का नाश कर देता है, और चौथे भाव में बैठा हुआ बृहस्पति निश्चित रूप से पारिवारिक सुख को खराब कर रहा है। उनकी कुंडली में चतुर्थ भाव भी खराब है और चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठने की वजह से जो पारिवारिक सुख वाला हिस्सा है कि परिवार के साथ रहेंगे, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार का एक जीवन चल रहा है, वो सारा पार्ट इनकी कुंडली में खराब दिखाई देता है क्योंकि चौथे भाव में गुरु विद्यमान है। लेकिन चतुर्थ भाव का बृहस्पति आदमी को उम्र के 40 वर्ष के बाद काफी सफलता देता है और वो सफलता नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में आपको बहुत साफ तौर से दिखाई दे सकती है। दशम भाव में शुक्र और शनि का संयोग है।
10वां भाव बेसिकली दोपहर का समय होता है। शुक्र शनि दोनों रात वाले प्लेनेट हैं, दिन के इलाके में बैठे हैं, तो मजबूत तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि शुक्र के वहाँ बैठे होने की वजह से जो उनका प्रेजेंटेशन है, जो उनके कपड़े हैं, उनके बातचीत करने का जो तरीका है, जो उनका स्टाइल वाला पार्ट है, वो काफ़ी मजबूत है और स्टाइल में काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देते हैं। शुक्र और शनि की वजह से वो एक अनुशासन वाला जो स्टाइल का पार्ट है वो उनकी कुंडली में दिखाई देता है। एकादश भाव में 11th हाउस में, 11th हाउस को हम इंटेलेक्ट का भाव कहते हैं, बुद्धि का भाव कहते हैं, प्रेजेंटेशन का भाव भी कहते हैं। और व्यक्ति की जो छुपी हुई योग्यता है वो कुंडली के 11वें खाने से देखी जाती है। वहां पर सूर्य भी है, बुध भी है और केतु भी है। सूर्य, बुध और केतु के बैठे होने की वजह से एक तो बुध वहां उच्च का हो गया। बुध का मतलब होता है अभिव्यक्ति, चाहे वो लिखने का सवाल हो, चाहे वो बोलने का सवाल हो, चाहे वो अभिनय का सवाल हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन का कैसा भी सवाल हो, बुध के वहाँ पाए जाने की वजह से जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। इसीलिए आप नरेंद्र मोदी जी को अगर सुनिए तो बोलते जब हैं तो जनता मंत्रमुग्ध हो जाती है। संसद में जवाब देने की बात हो, जब बोलते हैं तो लोग चुप हो जाते हैं। जनसभाओं की बात हो, ऐसा गरजते हैं कि लोग उस पर एकदम वाह वाह करने लगते हैं। तो ये जो वाणी वाला पार्ट है वो बुध की वजह से, और वो काफ़ी अच्छा है प्रेजेंटेशन और वाणी के मामले में। अगर मैं वर्तमान के राजनेताओं की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। एकादश भाव में बुध वहां बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर जो ग्रह हैं वो दिन के इलाके में हैं। लग्न भी दिन का समय है, चंद्रमा मंगल है वहाँ। एकादश में सूर्य बुध बैठे हुए हैं केतु के साथ, दिन का समय है। दशम भाव में शुक्र शनि बैठे हैं, दिन का समय है। तो ज़्यादातर ग्रह दिन के इलाके में बैठे हैं, तो कुंडली में जो फायर की मात्रा है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को एक ज़माने में फायर ब्रांड नेता भी कहा जाता था। एक ज़माने में राजनीति जो थी उनकी वो बड़ी एग्रेसिव भी रही है। अब तो खैर एग्रेसिव राजनीति से ज़्यादा संतुलित हो गई है, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा मंगल दोनों बैठे हैं, तो राजनीति कहीं ना कहीं बैलेंस मोड में आ गई है। लेकिन फायर ब्रांड तो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब कुंडली में फायर का इलाका प्रोमिनेंट होता है तो चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक विजय मिली नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, अगर हम देखें उसके पहले तो बिहार में करारी शिकस्त का सामना भी करना पड़ा था। उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दोबारा कांग्रेस की सरकार बहाल हुई थी और बीजेपी की बड़ी किरकिरी हुई थी। लेकिन अभी स्थितियां कैसी बन गई? अभी ऐसा बन गया कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे पूर्ण बहुमत से वापस आ गई। तो ये जरूर है कि चीज़ों की शुरुआत बड़े संघर्ष से होती है। फायर की मात्रा ज़्यादा है। जब प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के लिए नाम इनका पेश किया गया तो उस समय भी आंतरिक विरोध बहुत हुआ, आंतरिक कलह बहुत हुई। ये सब समस्या भी यकीनन पैदा हुई और जिसको नरेंद्र मोदी ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ हैंडल किया, और उसके बाद आप देख ही रहे परिणाम क्या है। तो फायर की मात्रा डोमिनेट करती है, इसी वजह से चीज़ें आसानी से नहीं मिलती और आसानी से मिलती हुई भविष्य में भी दिखाई नहीं देती। अब इस कुंडली की जो मुश्किलें हैं, दरअसल उसी से भगवान शिव और नरेंद्र मोदी का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। पहले ये समझिए कि कुंडली की मुश्किल क्या है, किस किस पार्ट पर, किस किस जगह पर कुंडली समस्या देती है, कहाँ कहाँ पर कुंडली में समस्याएं पैदा होती हैं। पहले ये समझिए। देखिए, कुंडली के लग्न में चंद्रमा नीच का है। चंद्रमा को वृश्चिक राशि प्रिय नहीं होती, और जब चंद्रमा लग्न में नीच का हो जाता है तो निश्चित रूप से चंद्रमा के नीच का होने से मातृ सुख में कमी आती है। कभी कभी व्यक्ति का जो मानसिक स्तर है वो ऊपर नीचे होने लगता है और बार बार बेवजह का विरोध पैदा करता है। आदमी होता वैसा भले ही ना हो, लेकिन लोग उसके बारे में एक निगेटिव परसेप्शन बना लेते हैं अगर चंद्रमा निगेटिव हो जाए, राशि वृश्चिक हो जाए। पारिवारिक सुख में तो कमी होती ही होती है। अगर चंद्रमा लग्न में नीच का हो गया तो निश्चित रूप से कमी होती हुई दिखाई देती है। बृहस्पति चतुर्थ भाव में प्रतिष्ठा बढ़ा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अमूमन व्यक्ति का परिवार, घर द्वार सब छूट जाता है और तभी व्यक्ति को प्रतिष्ठा का स्वाद मिलता है, और बार बार उतार चढ़ाव भी ये बृहस्पति देता है। तो चंद्रमा और बृहस्पति दो ऐसे मेजर प्लैनेट हैं जो उनकी कुंडली की समस्या भी है। उसके अपने फायदे भी जरूर हैं, लेकिन उसकी मुश्किलें भी बहुत ज़्यादा हैं। अब इन्हीं मुश्किलों से भगवान शिव और मोदी जुड़े हुए हैं। इन्हीं समस्याओं की वजह से नरेंद्र मोदी जी का जो कनेक्शन है वो भगवान शिव के साथ है। क्या है?
भगवान शिव की पूजा क्यों करते हैं मोदी? कभी सोमनाथ जाते हैं, कभी काशी विश्वनाथ जाते हैं, कभी पशुपतिनाथ जाते हैं, कभी भगवान शिव के महाअवतार बाबा गोरक्षनाथ की पीठ का दर्शन करते हैं। आखिर शिव ही क्यों? शिव जी की पूजा से मोदी का आखिर क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, वो भी आपको बताते हैं। चलिए, तो जो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की मुश्किलें हैं, जो प्रॉब्लम है, उससे मोदी जी का संबंध जो है सो तो है ही, लेकिन इससे शिव जी का भी कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? मोदी जी की कुंडली में बृहस्पति बहुत प्रभावशाली है। अब जो ग्रह लीड करता है ना कुंडली में, बृहस्पति लीडिंग तो हो ही गया, चौथे खाने में बैठा है, चंद्रमा का घर है, बृहस्पति को बड़ा प्रिय भी है, सुबह सुबह का जन्म भी दिखाई देता है, मतलब दिन के इलाके का जन्म है, बृहस्पति वहां ठीक ठीक है, तो बृहस्पति लीड तो कर ही रहा है। ये नहीं कहते बहुत मजबूत है, लेकिन लीडिंग रोल में है। और जब बृहस्पति लीड करने लगता है तो व्यक्ति शिव भक्त होता ही है। जैसे बुध लीड करने लगे तो व्यक्ति भगवान विष्णु या कृष्ण का भक्त होता है, मंगल लीड करने लगे दुर्गा जी का भक्त होता है, शनि लीड करने लगे तो शनि का भक्त होता है। लेकिन जब बृहस्पति लीड करे तो व्यक्ति अमूमन भगवान शिव का भक्त होता है, शिव की भक्ति में लीन होता है। और ये बात यहाँ बहुत प्रोमिनेंट तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से दिखाई देती है। चंद्रमा नीच राशि में है, जो समय समय पर इनके लिए समस्या देता है, तमाम तरह के आरोप लगते हैं और अजीबोगरीब तरह का इनका विरोध भी पैदा होता है, लोग इनका विरोध भी करते हैं। और चंद्रमा की वजह से ही आप देखेंगे तो पारिवारिक सुख इनको मिला नहीं और परिवार के साथ कभी रहे नहीं। काफ़ी शुरुआत से ही ये परिवार से दूर रहे, कभी संघ की कार्यशालाओं में दूर रहे, कभी संन्यास लेने के लिए चले गए, तो तमाम तरह के उतार चढ़ाव भी इनके जीवन में आते रहे। तो बृहस्पति वाला पार्ट होने की वजह से एक तो शिव की तरफ झुकाव है, और दूसरा चंद्रमा को नियंत्रित करने का जब सवाल होता है तो बिना शिव की कृपा के चंद्रमा को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। मोदी जी जब शिव जी की पूजा करते हैं तो उसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक तो उनका स्वाभाविक झुकाव है शिव की तरफ, और दूसरा जब शिव जी की पूजा करते हैं तो कुंडली के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। खास तौर से चंद्रमा जो कुंडली का खराब है वो ठीक हो जाता है। अगर हम देखें तो चंद्रमा नीचस्थ होने से क्या होता है, माँ की आयु कम हो जाती है, लेकिन माँ की आयु उनकी अच्छी खासी है। हालांकि माँ के साथ नहीं रह पाते फिजिकली, बट अटैचमेंट वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया है वहाँ पे। कारण उसका यही है कि भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने की वजह से जो चंद्रमा की मुश्किलें हैं, जो बृहस्पति की मुश्किलें हैं, जो कुंडली की तमाम निगेटिव चीज़ें हैं, वो समय समय पे दूर करते रहते हैं। और भक्ति भी काफ़ी ताकतवर है। जितनी जगहों पर जाते हैं वो ज्योतिर्लिंग हैं, और वहाँ पर शिव की पूजा के जो परिणाम होते हैं वो बड़े अद्भुत होते हैं। अब अगर हम वर्तमान चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अगर हम इस चुनाव को समझें कि नरेंद्र मोदी जी ने जो शिव जी की पूजा की, चाहे वो काशी विश्वनाथ में की हो, चाहे वो सोमनाथ के मंदिर में जाके की हो, क्या वाकई में शिव जी की पूजा से उन्हें लाभ मिला? क्या वास्तव में उनके ग्रह इतने परफेक्ट नहीं थे जितने परफेक्ट इस पूजा के बाद हो गए? क्या ऐसा हुआ? देखिए, इस समय नरेंद्र मोदी जी की महादशा ही चंद्रमा की है। चंद्रमा की महादशा तकरीबन 10 वर्ष की होती है। और अगर आपको याद हो कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय भी चंद्र की दशा ही चल रही थी। माने सूर्य का उत्तरार्ध था और चंद्र की शुरुआती दौर की स्थितियां थी। चंद्रमा ने ही उन्हें देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा दिया। तो नरेंद्र मोदी जी की महादशा इस समय चंद्रमा की चल रही है, अंतरदशा शनि की है और प्रत्यंतर दशा फिर चंद्रमा की चल रही है। यानी चंद्र में शनि में चंद्रमा ही चल रहा है। तो जो लीडिंग भूमिका हो गई इस समय के ग्रहों की, इस समय के चुनाव की, इस समय उनके मान सम्मान की, इस समय उनके पद प्रतिष्ठा की, वो जिस ग्रह के हाथ में गई उसका नाम चंद्रमा है। चंद्रमा भाग्य का स्वामी तो है ही, इसलिए आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि चंद्रमा भाग्य का स्वामी है, नीच का है, इसलिए चुनाव बुरे हो जाएंगे। चुनाव के परिणाम अच्छे होंगे, भारतीय जनता पार्टी को इसमें लाभ मिलेगा, वो एक बड़ी पार्टी के रूप में सामने आएगी, ये संभावना व्यक्त की जा रही थी, क्योंकि चंद्रमा भाग्य का मालिक है। लेकिन चंद्रमा है तो नीच का, इसीलिए परिणाम में गड़बड़ी कर सकता था। और संभवतः ये बात नरेंद्र मोदी जी को पता रही होगी कि चंद्रमा जरा भी टेढ़ा हुआ तो परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव की विधिवत पूजा की और उस जगह पूजा की जिस मंदिर को स्वयं चंद्रमा ने स्थापित किया है। वो मंदिर है गुजरात का, सौराष्ट्र का सोमनाथ मंदिर। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा ने स्वयं वहाँ शिव की स्थापना की थी, इसलिए चंद्रमा संबंधी कोई भी समस्या हो, सोमनाथ मंदिर में पूजा उपासना रुद्राभिषेक करने से वो समस्या दूर हो जाती है। तो
मजबूत स्थिति को बहुमत में बदलने में, मजबूत स्थिति को राजनीतिक संकल्प शक्ति में बदलने में और जो अच्छी स्थिति थी उसको बहुत अच्छा बनाने में शिव पूजा की बड़ी अहम भूमिका रही है। और इसी वजह से उन्होंने शिव जी की पूजा की परिणाम आने के पहले और उससे समस्याओं को साधने में उनको सहायता मिली और इससे उनके राजनीतिक परिणाम भी बेहतर हुए। उत्तर प्रदेश, मणिपुर में जहां बीजेपी के पास कुछ भी नहीं था वहां भी बीजेपी ने उम्मीदों से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। गोवा में प्रदर्शन बढ़िया किया। आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड में सत्ता की चाबी मिल गई, उत्तर प्रदेश में मिल गई और पंजाब में जहां लोग कहते थे कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, एक भी सीट नहीं मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखा, कम से कम अपनी इज्जत बचा ली। तो चंद्रमा जो कि बेहतर परिणाम दे सकता था, एक्सीलेंट परिणाम शायद न देता, चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं करता या हो सकता है कि सत्ता मिलते मिलते रह जाती या 190 सीट पा जाते, 200 सीट पा जाते, कुछ सीटों के लिए दिक्कत हो जाती। ऐसी समस्या चंद्रमा अक्सर पैदा करता है। तो ये सब समस्या पैदा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी चुनाव के परिणाम आने के पहले भगवान शिव के 2 खास ज्योतिर्लिंगों पर गए। एक है काशी विश्वनाथ, जिसको मानते हैं कि काशी की ये नगरी, ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के त्रिशूल पर है और यहाँ जाने से कुंडली के तमाम दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। वहाँ भी विधिवत पूजा की, 3 दिन बाबा की शरण में रहे, बनारस में रहे और उसके परिणाम आप देख रहे हैं। और दूसरा, जब लगा कि चंद्रमा वाकई में नेगेटिव परिणाम पैदा कर सकता है, चंद्रमा वाकई में चीज़ें बिगाड़ सकता है, जो कि उनकी कुंडली में समय समय पर बिगाड़ता है, जो कि बिहार के चुनाव के समय चंद्रमा पहले भी बिगाड़ चुका है, उसको ध्यान में रखते हुए सोमनाथ मंदिर भी गए और सोमनाथ मंदिर जाकर चंद्रमा को बेहतर करने के लिए पूजा उपासना इनसे करवाई गई, इन्होंने की और नतीजा सामने है। जो बेहतर था वो एक्सीलेंट हो गया, जो एक्सीलेंट था वो सुपर एक्सीलेंट हो गया। तो यकीनन नरेंद्र मोदी जी को शिव जी की कृपा मिली और शिव जी की पूजा करने के परिणाम उनके लिए बहुत अच्छे हुए। जो उनकी ज्योतिष की गणनाएं हैं वो बिल्कुल इस पूजा के साथ मैच कर जाती हैं और उसका फायदा उनको मिला। शिव जी की जो कृपा थी वो नरेंद्र मोदी पर बरस गई। अब इसमें एक बात और भी महत्वपूर्ण है जो समझने लायक है। चंद्रमा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हम सूर्य लग्न देखें तो सूर्य लग्न है कन्या लग्न और कन्या के लिए चंद्रमा मारक भी होता है। स्वास्थ्य में दिक्कत ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना घटित हो जाए, कोई और नेगेटिव बात ना हो जाए या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे कोई दिक्कत ना हो जाए, उसको भी ध्यान में रखते हुए चंद्रमा की पूजा करना बहुत आवश्यक है। तो चंद्रमा के इस पक्ष को भी समझते हुए स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए वैसे भी आदिकाल से रुद्राभिषेक होता चला आ रहा है। तो ऐसी दशा में भी अगर आप काशी विश्वनाथ जैसी जगह पर जाते हैं, सोमनाथ जैसी जगह पर जाते हैं, तो न केवल राजनीतिक समीकरण, खासतौर से जब आप वृश्चिक डोमिनेटिंग आदमी हैं तो आपको वृश्चिक वालों को वैसे भी शिव की पूजा बहुत सूट करती है। तो जब आप शिव जी की पूजा करते हैं तो राजनीतिक समीकरण साधने में भी आपको फायदा होता है और निश्चित रूप से आपके अपने स्वास्थ्य के मायने भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और अभी ये जो दशा है चंद्रमा में शनि की, ये थोड़ी बेहतर चलेगी, आगे तक चलेगी और इसके बाद अगली दशा बुध की आ रही है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हो सकता है बहुत बढ़िया ना रहे। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अभी से जो शिव जी की कृपा उनको मिलनी शुरू हो गई है, पहली जो कृपा मिली वो राजनीतिक रूप से मिल गई है। चुनावों में जो सफलता चाहिए थी उस उम्मीद से ज़्यादा सफलता भगवान शिव ने उनको दे दी है। और दूसरी बात, उनके स्वास्थ्य का मायना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई ऐसी अप्रिय चीज़ ना हो जाए, कोई सेहत में दिक्कत ना हो जाए या कोई राजनीतिक समीकरण ऐसा केंद्र की सरकार में ना बिगड़ जाए, बदल जाए। उसके लिए भी बहुत ज़रूरी था कि नरेंद्र मोदी जी चंद्रमा को मजबूत करते और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा करते और उन्होंने लगातार इस चीज़ को आजमाया, अपनाया और हर बार उनके ऊपर शिव जी की कृपा बरसती चली गई। तो चुनावों के परिणाम के मामले में यकीनन नरेंद्र मोदी जी का हर दांव बिल्कुल सही बैठा। हर दांव आप देखें राजनीति में, चाहे वो रैलियों करने का दांव हो, चाहे वो टिकट बांटने का दांव हो, हर चीज़ सही बैठी। और अंत में जब अंतिम दांव चाहिए था कि ईश्वर की कृपा मिल जाए जिससे परिणाम फेवरेबल हो जाए, वो दांव भी सही बैठा। भगवान शिव की शरण में गए, बिल्कुल सही जगह गए, सही तरह की पूजा की और उसके परिणाम उनको बहुत अच्छे मिले और भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर बरसनी शुरू हो गई। ये कृपा अभी जारी रहेगी क्योंकि मामला तो अभी शनि चंद्रमा का चलता ही रहेगा। दशाएं ग्रेजुअली बेहतर होंगी, लेकिन हाँ, आने वाले वक्त में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो उनका स्वास्थ्य है। घटनाएं, दुर्घटनाएं हैं जिसका उन्हें ध्यान रखना होगा। हालांकि राजनीतिक कद उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। चंद्र की महादशा है, अभी लंबे समय तक इनके साथ बनी रहेगी।
तो तेज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज।